गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट अपना EFM और पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज बेटा अपन इसके अंदर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा उपभोक्ता का समय। इक्विलिब्रियम पॉइंट किससे कहते हैं बेटा? नॉर्मली आपने 12th में पढ़ा है ना, ऐसे टॉपिक आपके आए हैं जिसके अंदर आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट किसे कहेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट का नॉर्मली बच्चों से कई बार पूछा जाता है, तो वही बताते हैं जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, इक्वल हो जाती है, या एक दूसरे को डिमांड और सप्लाई वो कर्व है वो काटते हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। आपने बड़ा सही बताया, ऐसी बात नहीं है जहाँ पे नॉर्मली ये दोनों पावर है वो इक्वल हो जाती है या एक दूसरे को काटती है, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ही होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर अपन थोड़ा सा बढ़िया बताएं, है ना, थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट के रूप में बताएं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है बेटा स्टेज ऑफ रेस्ट, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी उपभोक्ता है वो रेस्ट करना चाहता है, आराम करना चाहता है, यानी किसी भी गुड्स और सर्विसेज को और कंज्यूम नहीं करना चाहता, वो स्टेज क्या कहलाती है बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाती है। यानी स्टेज ऑफ रेस्ट है वो क्या कहलाता है? अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी साम्यावस्था कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा आपको खाना खा रहे हो आप, है ना, आपने एक चपाती खाई, दो खाई, और जैसे आपने तीसरी खाई उसके बाद आप और लेने से मना कर दोगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप उस स्टेज के अंदर पहुंच गए जहाँ पे आप रेस्ट करना चाहते हो और आप उसके अंदर खाना नहीं खाना चाहते, आप मना कर दोगे, चाहे उसके लिए आपको बड़ा और स्वीट्स दी जाए या बर्गर दिया जाए, तब भी आप उसको कंजम्पशन नहीं करोगे, उसका भोग नहीं करोगे, क्योंकि एक ऐसी स्टेज के ऊपर आप चले गए बेटा, इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट का कंजम्पशन करने के बाद में आप थर्ड यूनिट के जस्ट बाद में उस स्टेज में आ गए कि आप और कंज्यूम करना नहीं चाहते एट ए टाइम। अब उस समय आप क्या करना चाहते हो बेटा? रेस्ट करना चाहते हो, खाना नहीं चाहते, वो पॉइंट क्या कहलाता है? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। जैसे बेटा और भी अपन इसके एग्जांपल ले सकते हैं ना, कि आप जैसे स्टडी कर रहे हो लगातार, है ना, 2 घंटे से पढ़ रहे हो, 2 आवर्स आपको पढ़ते हुए हो गया, तो आप क्या करते हो? उसके जस्ट बाद में अपनी बुक्स वगैरह बंद कर देते हो, तो वो बुक्स बंद करने की जो स्टेज है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है। मार्केट में परचेजिंग करने गए बेटा, खूब सारी परचेजिंग की है ना, अपने हाउस होल्ड यूज में आने वाले काफ़ी गुड्स वगैरह आपने परचेज किया, और परचेज करते समय आपने बेटा मार्केट के अंदर मान लीजिए, है ना, काफ़ी टाइम इसके अंदर हो गया, तो आप जस्ट बाद में कहोगे कि अपन बाकी की परचेजिंग कल करेंगे। तो जैसे आपने अपनी परचेजिंग को स्टॉप किया या आपने अपने परचेजिंग को बंद कर दिया कि आगे नहीं खरीदेंगे, दूसरे दिन इसको परचेज करेंगे, बाकी के जो बचे हुए आइटम्स हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। यानी अगर अपन देखें कि प्रत्येक व्यक्ति के डेली रूटीन के अंदर काफ़ी ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके बाद में वो रेस्ट करना चाहता है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है बेटा, बिजनेस के अंदर भी देखते हैं कि व्यक्ति काम करते करते थक जाता है, वो कहता है कि एक बार थोड़ा सा रुक के फिर आगे का अपन काम है वो स्टार्ट करेंगे। जो जहाँ पे वो रुका है या जहाँ पे अपने काम को स्टॉपेज दिया है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ठीक है। तो ये बड़ा इकोनॉमिक्स के अंदर अपना एक पॉइंट है जिसके अंदर यूटिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है, यानी उपयोगिता क्या होती है ना, किसी भी गुड्स के अंदर या सर्विसेज के अंदर यूटिलिटी है या नहीं है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? अपना यूटिलिटी का पॉइंट है बेटा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, वो अपनी इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इतना समझ आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अपन जब मार्केट वाले चैप्टर में आएंगे, प्रोडक्शन वाले में आएंगे, तो बेटा ये जो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अपन अलग तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर अगर अपन पढ़ रहे हैं तो सीधा सा एक ही मीन है कि जहाँ पे हम अपना गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ठीक है। इसको बड़ा अपन एक डेफिनेशन के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। अगर अपन इसको डेफिनेशन के रूप में लिखें तो इसके इस डेफिनेशन में बताया जाए तो बेटा, व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड्स ऑफ हिज मनी इनकम, यानी जो उसकी इनकम है
जो उसने अर्न की है, जो इनकम कमाई है ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो गुड्स और सर्विसेज वो डेली रूटीन के अंदर कंज्यूम करता है उसके ऊपर बड़ा इस प्रकार से स्पेंड करता है या इस प्रकार से उसको एक्सपेंसेस के रूप में खर्च करता है इन सच ए मैनर डेट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी अपनी इनकम को डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इस प्रकार से बड़ा स्पेंड करता है कि उससे मिलने वाला जो उसको सेटिस्फेक्शन है वो प्रत्येक गुड्स और सर्विसेज से क्या उसका मैक्सिमम हो। देन बड़ा इसके अंदर ही सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी तब वह कहेगा कि वो उस पॉइंट के ऊपर आ गया या उस मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट के ऊपर आ गया, एक सेटिस्फेक्शन के पॉइंट के ऊपर आ गया जहाँ पे उसको प्रत्येक गुड्स और सर्विसेज से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है या जो संतुष्टि है वो क्या इसके मैक्सिमम है, अधिकतम है। ये बड़ा अपना नॉर्मली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, लेकिन सेटिस्फेक्शन जहाँ पे वर्ड आता है तो बड़ा उसके अंदर अपना जो गुड्स और सर्विसेज है उससे रिलेटेड आता है इसके अंदर यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी उपयोगिता। यूटिलिटी बेटा एक साइकोलॉजिकल टर्म्स है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर नॉर्मली उसका जो मीनिंग है वो उसकी प्रॉफिट से लगाया जाता है, उससे गुड्स और सर्विसेज से मिलने वाले बेनिफिट से लगाया जाता है कि किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी उपभोक्ता को किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाला मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसको मिलने वाली उससे जो बेनिफिट है, जो प्लेजर है, आनंद है, वो क्या कहलाता है बेटा, उसकी यूटिलिटी कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। यानी एक प्रकार से गुड्स और सर्विसेज का वो पावर जो किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देता है यानी संतुष्टि प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है, अपना यूटिलिटी यानी उपयोगिता कहलाती है। इसको बड़ा अपन एक डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, छोटे से टर्म्स के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर अपने को इसे पूछा जाए तो अपन इसको इस डेफिनेशन में बताया, देखिए बेटा, इट इज सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेड और डिराइव्ड। ये देखिए इसके अंदर इसने बेटा दो प्रकार से लिखा है, एक्सपेक्टेड और डिराइव्ड। इसका मीन क्या था वो भी पढ़ेंगे। फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, इसका मीन क्या है बेटा कि आपने किसी भी गुड्स को कंज्यूम नहीं किया और आपने एक साइकोलॉजिकल टर्म में ले लिया कि आपने अपने माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर बड़ा ये सोच किया कि यदि इस गुड्स को मैं कंज्यूम करूंगा या इस गुड्स को मैं उपभोग करूंगा तो मेरे को उससे उपयोगिता यानी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी संतुष्टि प्राप्त होगी, एक प्लेजर मिलेगा, एक आनंद की अनुभूति होगी, तो वो बड़ा एक्सपेक्टेड है। यानी आपने उस गुड्स को अभी तक कंज्यूम नहीं किया, उस कमोडिटी का आपने कंजम्पशन नहीं किया, उसका यूनिट्स है उसको आपने कंज्यूम करोगे और जब कंज्यूम कर लोगे उसके बाद में जो रियल के अंदर आपने उससे संतुष्टि प्राप्त की है, सेटिस्फेक्शन प्राप्त की है, जो आपने प्लेजर उससे अनुभव किया है, वो क्या कहलाता है, डिराइव। दोनों बड़ा सेम होना जरूरी नहीं है। एक्सपेक्टेड जैसे अपन कई बार देखते हैं बड़ा कि कोई नई मूवीज आती है ना, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि इस मूवी को अपन देखेंगे तो अपन सबसे पहले बड़ा अपने माइंड के अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि हम उस जो पर्टिकुलर मूवीज़ है उसको देखें तो उस मूवी से अपने को बहुत ज़्यादा प्लेजर का महसूस होगा, बहुत बढ़िया लगेगा, अपने को एक प्रकार से अच्छा एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन जब आपने उस मूवी को देखा तो उससे बड़ा ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिले जितना उसको देखने से पहले था। इसलिए इसके अंदर बताया गया है कि एक्सपेक्टेड और डिराइव, यानी यूटिलिटी के अंदर ये बताया गया है कि जब आप उस वस्तु को कंज्यूम करते हो तो उससे पहले का जो उसकी यूटिलिटी है वो अलग हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। और उसको डिराइव करने के बाद में बड़ा इसके अंदर भी सेम चीज़ है, या तो पहले बहुत कम थी उसके बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपने बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस किया तो वो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आपने उसको बढ़िया महसूस नहीं किया तो वो कम हो जाएगी इसके अंदर। तो इसके लिए ये बताया है कि जो ये अपनी यूटिलिटी है वो बड़ा एक्सपेक्टेड और डिराइव्ड, यानी पहले आपने अगर उसको कंज्यूम नहीं किया तो वो एक आपका एक्सपेक्टेड है, और उसको अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो ये डिराइव्ड हो जाएगी। तो नॉर्मली बड़ा इसका ये अपनी डेफिनेशन में ये बता रहे हैं कि एक सेटिस्फेक्शन है जो एक्सपेक्टेड और डिराइव्ड है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। उसके अलावा बड़ा अपन यूटिलिटी के बारे में और भी बता सकते हैं। इसके अंदर यूटिलिटी इन जनरल टर्म्स के अंदर बड़ा बताया है, यूटिलिटी इज मेन टू बी द बेनिफिट फ्रॉम कमोडिटी, यानी अगर अपन इसको सामान्यतः समझे, जनरल टर्म्स के अंदर समझे, तो यूटिलिटी का बड़ा एक सिंपल सा मीन क्या लगाया है इसमें
कि जो भी अपने को बेनिफिट प्राप्त होता है कमोडिटी से उससे लगाया है, लेकिन हावेवर इन इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग ऑफ कमोडिटी यूटिलिटी इज द कैपेसिटी और पावर ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइड द वांट्स, यानी किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी गुड्स के अंदर या किसी भी कमोडिटी के अंदर वो पावर या कैपेसिटी से लगाया जाता है जिससे वो सेटिस्फाई महसूस करता है, अपने आप को बड़ा संतुष्ट महसूस करता है। इसके अलावा दे रखे इसके अंदर वेदर द कमोडिटी और सर्विसेज इज यूजफुल और हार्मफुल, यानी वो गुड्स जिसका वो कंजम्पशन करना चाहता है या उसको कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो उसके लिए उसके हेल्थ पर्पज के लिए बड़ा हार्मफुल हो या यूजफुल हो, या उसके स्वास्थ्य में उसका कोई फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, इससे अपने यूटिलिटी के एनालिसिस के अंदर उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, चाहे वो उसके लिए यूजफुल हो चाहे हार्मफुल हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बड़ा ना इसको सोसाइटी से देखा जाता है कि सोसाइटी में उस गुड्स को अगर वो कंज्यूम करेगा तो सोसाइटी में उसका क्या इंडिकेशन जाएगा, वो एक हार्मफुल कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है या यूजफुल का कर रहा है, इसका इकोनॉमिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। यानी उसके अंदर तो खाली यही देखा जाता है कि उस गुड्स के अंदर उसको सेटिस्फाई करने का जो एक कहते हैं ना पावर या कैपेसिटी है, तब तो उसकी यूटिलिटी है। यदि उसके अंदर वो पावर या कैपेसिटी नहीं है तो उसके लिए उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे कोई व्यक्ति चाय का कंजम्पशन करता है, चाय पीता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो चाय का कंजम्पशन नहीं करता है, तो उस कंडीशन के अंदर बेटा या स्मोकिंग करता है। अब स्मोकिंग कर रहा है और एक व्यक्ति जो स्मोकिंग नहीं करता है, तो स्मोकिंग करने वाले के लिए उस जो सिगरेट है या मान लो स्मोकिंग के अदर जो इसके अंदर अपन मान सकते हैं कि जो एक साधन अपन बोल सकते हैं, तो उसके लिए तो यूजफुल है क्योंकि उसको स्मोकिंग करने से बड़ा यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। लेकिन उस स्मोकिंग से उसके जो हेल्थ है बड़ा उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसके स्वास्थ्य के लिए वो एक प्रकार से यूजफुल नहीं है बल्कि हार्मफुल है। लेकिन जो व्यक्ति उसका कंजम्पशन नहीं कर रहा है उसके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। और दूसरी बात बेटा, जैसे सोसाइटी के अंदर देखें कि स्मोकिंग है, उसका जो अपना सोसाइटी है समाज के अंदर है, उसका एक नेगेटिव इंडिकेशन जाता है कि स्मोकिंग है वो अपने को नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति को उससे यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, तो अपने इकोनॉमिक्स टर्म्स के अंदर ये देखना है कि उस गुड्स में यूटिलिटी है, यानी उसको कुछ सेटिस्फाइड हो रहा है, वो संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तब तो उसमें यूटिलिटी है। यदि वो उससे संतुष्ट नहीं हो रहा है, उसको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार की यूटिलिटी नहीं है। ये तो बड़ा इसका नॉर्मल मीनिंग है। इसकी डेफिनेशन के अंदर भी अपने को डेफिनेशन दी अलग अलग इकोनॉमिक्स ने स्कॉलर्स ने, वो अपन और इसमें डिस्कस करते हैं।